Viswajit Das sir, please come on the stage and say some few words. Mr. Santosh sir, Mr. Amit Palji, my dear colleagues, non-teaching staffs, and all the students. So, each and every year, in the November, maybe 3rd week, we are celebrating National Pharmacy Week. This is the 60th National Pharmacy Week from last 60 years. The Pharmacy Society of India celebrating the National Pharmacy Week, and mainly not only it is limited in the educational institution, simultaneously we are celebrating this National Pharmacy Week is being celebrated by the pharma companies across India, pharma educational institutions, and also all small and big pharma associations like State Pharmacy Association and many other pharma forum. People are celebrating this National Pharmacy Week. Thank you. Good morning to all those who are present here. आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। आप सब लोग फार्मेसी कोर्स कर रहे हैं और जैसे इस साल का थीम है फार्मासिस्ट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में फार्मासिस्ट भी एक पार्ट है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो भी पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करने में हेल्थ केयर सिस्टम में फार्मासिस्ट का भी एक बहुत बड़ा रोल है। और जैसे हम देख रहे हैं फार्मेसी कोर्स बहुत लोग 80% लोग सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि खुद का एक मेडिकल स्टोर हो जाएगा और मेडिसिन हम लिख सकते हैं, है ना। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बन के बैठूंगा और मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब करूंगा। इस गलत सोच से थोड़ा बाहर आइए और आपके टीचर्स आपको फार्मासिस्ट क्या है, फार्मासिस्ट का रोल क्या है, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे से समझाएंगे। इस बात को सही से पढ़िए और सीखिए और फार्मासिस्ट का एग्जैक्ट रोल जो है उसी को निभाइए, है ना। अगर कोई गलत सोच ये कर रहा है कि मैं फार्मासिस्ट होकर मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो गलत होगा। कोई भी हो, सिर्फ एक डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर ही एलिजिबल है जो पेशेंट को चेक करके उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का। ऐसा फार्मासिस्ट मेडिसिन को बनाना आपका काम है और उसको पेशेंट जब आते हैं मेडिकल स्टोर में वहां पे सही मेडिसिन प्रोवाइड करना, ये मेन फार्मासिस्ट का रोल है। इसको सही तरीके से करना होगा। बस इस आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपको फार्मेसी के बारे में आपके टीचर सब अच्छे से समझाएंगे, उसको देख लीजिए। थैंक यू। Thank you for your speech. Now I would like to call Amit Pal sir for saying few words to our students. Please sir, come on the stage. और डॉक्टर विश्वजीत, उसके साथ में जितने भी स्टाफ के लोग हैं, मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि ये मुख्य ऐसा प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दुनिया क्या कर रही है, हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से इस प्रोफेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और मेन जो मुख्य उद्देश्य है इस प्रोफेशन के, जैसा कि डॉक्टर संतोष ने अभी बताया कि हम ये सोच के चलते हैं कि कहीं ना कहीं पे हमें जो है डॉक्टर बनना है, तो उस चीज को निकालकर उसकी जो जिम्मेदारियां आपकी हैं, हकीकत में जो जिम्मेदारियां एक फार्मासिस्ट हैं उसको कैसे निभा सकें, वो उस मुद्दे पर जो काम करते हैं, प्रोफेशन में कैरियर बनाने का काम करते हैं, तो बहुत अच्छा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल हम मेडिकल स्टोर ही खोल सकते हैं। आप फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में जा सकते हैं, आप सेल्स में जा सकते हैं, आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं। आप इसके साथ साथ में किस तरीके से हम जितने भी अभी अप्लायंसेस आ रही हैं मेडिसिन में, उनको कैसे डेवलप किया जा सके। आप देखते हैं तो पुराने जमाने में केवल पुड़िया चलती थी, उसमें कंपाउंडिंग होती थी, तब भी फार्मासिस्ट ही कंपाउंड करता था।
लेकिन उसको डेवलप करते करते आज बिल्स आ गई हैं, आज कैप्सूल्स आ गए हैं, अप्लायंसेस आ गई हैं, आज बहुत तरीके के जितने भी आप मेडिसिन में देख रहे हैं मेडिकेशंस आ गए हैं, जो फॉर्म ऑफ मेडिकेशंस हैं वो सारे फार्मासिस्ट ने ही डेवलप किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना चाहिए कि किस तरीके से हम इसको और डेवलप कर सकते हैं। जिस तरीके से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जिस तरीके से डॉक्टर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है कि हमें इसको और कैसे इंप्रूव किया जाए, उसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है फार्मासिस्ट की। तो फार्मासिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हेल्थ केयर का। आप इसको जब समझेंगे तो आप उसमें करियर बनाने के लिए सोचेंगे, लेकिन जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें मेडिकल स्टोर खोलना है, तो मेडिकल स्टोर पे आप बेचेंगे। अगर जो आप डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएंगे कि हम मेडिसिन को कैसे डेवलप करें, तो जो चीज हमारे पास अवेलेबल है वही रहेगी। आप बायोटेक्नोलॉजी का आजकल सहारा लिया जा रहा है, फार्मासिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स प्लस जितने भी इस तरीके के हेल्थ केयर में लोग हैं वो मिलकर के काम कर रहे हैं। साइंटिस्ट भी साथ में मिलते हैं, साइंटिफिक राइटर भी आप बन सकते हैं। जो भी आजकल जितनी मेडिसिन आती हैं उनके साथ में जो प्रिस्क्रिप्शन के साथ में एक चार्ट आता है, उसको जो लिखने का काम होता है वो भी आप फार्मासिस्ट ही करते हैं। तो अगर जो इस तरह हम सोच के काम करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बाकी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। मैम आई है डॉक्टर शिल्पी श्रीवास्तव, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आज इसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से हम अपने इस प्रोफेशन को और ज्यादा समझ सकते हैं। प्रोफेशन आगे बहुत बढ़ गया है, हमें समझने की जरूरत है। तो बस मैं इतना टाइम लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. Now I would humble request to our chief guest, Dr. Shilpi Srivastava ma'am, please come on the stage and say some few words and motivate our students and also share your experience with pharmacy. Please come on. थैंक यू सो मच। आज सबसे पहले तो मैं यहाँ पर धन्यवाद दूंगी। आई विल थैंक द प्रिंसिपल सर, विश्वजीत सर, संतोष सर फॉर कॉलिंग मी हियर। आज इस आपके फार्मासिस्ट वीक के लास्ट डे मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जो सब बच्चे यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने फार्मेसी कॉलेज को ज्वाइन किया हुआ है, आप लोगों को मैं अपनी लाइफ से, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करते यहाँ 18 साल से ऊपर हो चुका है और मतलब टोटल मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 18 ईयर्स है और यहाँ बलिया वीगा में रहते मुझे 5 ईयर्स हो चुके हैं। 1 वीक से जुड़े मुझे 5 साल हो रहे हैं लगभग। और मैं अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस, अपने प्रोफेशन के कुछ एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूँगी और ज़रूर बताऊँगी कि फार्मेसी और हेल्थ केयर सिस्टम कैसे एक दूसरे से कितना ज़्यादा जुड़े हुए हैं, हाउ दे आर टू मच अटैच्ड टू ईच अदर। एक दूसरे के बिना उनका कैसे सिस्टम चलता है और कितना अच्छा चल सकता है। ये सब कुछ बताने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार किया है जिसका नाम है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन डेली हेल्थ केयर। तो जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, यानी कि जो हमारा एक हॉस्पिटल है जिसमें कि हम पेशेंट्स को देखते हैं, उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 पार्ट्स होते हैं। एक डॉक्टर, उसके साथ में हमारा नर्सिंग स्टाफ और फार्मासिस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन तीनों का और इन तीनों को मिला करके ही एक हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर चल सकता है। अपना इंट्रोडक्शन मैंने दिया नहीं, मुझे लगा शायद सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि आई एम डॉक्टर शिल्पी श्रीवास्तव। मैं एक प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ। और जैसे कि मैंने बताया कि कई सालों से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और इस एरिया में भी मैंने काफ़ी समय दिया है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो आज की प्रेजेंटेशन है इस पर हम लोग बात करेंगे हेल्थ केयर इंडस्ट्री फॉर फार्मासिस्ट। सेकंड जो है वो रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ड्रग परचेज, किस तरीके से परचेजिंग में एक फार्मासिस्ट का कितना अच्छा रोल हो सकता है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ड्रग स्टॉकिंग एंड इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मेंटेन करने में एक फार्मासिस्ट को कितना बड़ा रोल अदा करना चाहिए एक हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए। और हम बताएंगे रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हाउस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। इन हाउस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से आपके अगर आईपीडी पेशेंट्स हैं, सर्जिकल पेशेंट्स हैं, तो उनको किस तरीके से आपको ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पेशेंट कंसल्टेशन, ऑफ कोर्स किस तरीके से कंसल्टेशन में भी एक फार्मासिस्ट हेल्प कर सकता है अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। और रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन कोविड-19 पैंडेमिक का टाइम है ये, इस समय फार्मासिस्ट का एक बहुत ही बड़ा रोल है। इसके विषय में भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे और लास्ट में वी विल हैव अ स्मॉल फन क्विज जिसके
जिसके लिए मैं कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स लाई हूँ आपके लिए। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री फॉर फार्मेसिस्ट। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जैसे कि आप सब लोगों ने बोला कि फार्मेसी का कोर्स हम इसलिए करते हैं कि हम एक दवा की दुकान खोलेंगे और हम दवा बेचेंगे और हम एक डॉक्टर की तरह कंसल्ट करेंगे। ऑफकोर्स ये तो आप कर सकते हैं, डॉक्टर की तरह कंसल्ट नहीं कर सकते, बेशक डॉक्टर के पर्चों को आप जरूर उनकी मेडिसिन को सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत वाइड इस फील्ड का रेंज है जिसमें कि आप जा सकते हैं। जैसे कि आप हॉस्पिटल फार्मेसी, जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि एक बड़ी की फार्मेसी है या सरकारी अस्पताल की फार्मेसी है, उन सब में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज होंगी जिसमें कि आप जा सकते हैं, अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। रिसर्च डोमेन में आप जा सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो डी फार्मा और बी फार्मा स्टूडेंट्स को इन्वाइट करती हैं, जिसमें कि आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। और आप सिप्ला है, सन फार्मा है, ऐसी बड़ी कंपनियां होती हैं जो कि रिसर्च के लिए आप जैसे स्टूडेंट्स को इन्वाइट करती हैं और नई ड्रग्स को इन्वाइट करती हैं। एजुकेशन, ऑफ कोर्स एजुकेशन सिस्टम में आप एज अ लेक्चरर और किसी भी आप फार्मेसी कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हैं, टीचिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बेशक आपका इंटरेस्ट अगर टीचिंग में है, यू कैन गो इन टीचिंग ऑल्सो। गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सारी होती है, जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब होती है, लाइसेंस इंस्पेक्टर्स होते हैं, आपने सुना होगा, तो वो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए होती हैं जिसमें आप जा सकते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी गुड जॉब। मेडिकल सेल्स एंड मार्केटिंग, यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का भी बहुत ही वाइड रेंज है, इसमें भी बहुत अच्छे स्कोप होते हैं। आप प्रमोट हो सकते हैं, सीनियर लेवल्स पे पहुंच सकते हैं और मार्केटिंग एंड सेल्स में भी आप जा सकते हैं। इसमें भी जो अच्छी कंपनीज हैं, मैनकाइंड एंड ऑल, इनमें काफी अच्छा स्कोप मिलता है ग्रो करने का। मेडिकल जर्नलिज्म भी एक अच्छा फील्ड है जिसमें कि टीवी, मैगजीन, बुक्स और फेसबुक के द्वारा इसमें भी अच्छा स्कोप है और फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट इसमें रहती है। अब हम बात करेंगे ड्रग परचेजिंग की। तो शुरुआत करते हैं ड्रग की परचेज से, क्योंकि एक फार्मासिस्ट को परचेजिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप किसी हॉस्पिटल की फार्मेसी में बैठे हैं तो सिर्फ जो दवा लिखी है उसको आँख बंद करके देने से भी काम नहीं चलेगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी दवा कहाँ से कैसे मिल सकती है, किसमें कितना बेनिफिट हॉस्पिटल को मिल सकता है, क्योंकि फार्मेसी का जो बेनिफिट होता है वो काफी बड़ा होता है। फार्मेसी के प्रॉफिट से हॉस्पिटल की रनिंग के बहुत बड़ा एक रोल होता है, बहुत बड़ा हेल्प होता है। तो इसमें एक छोटा सा मैंने एक प्रेजेंटेशन एक वो बनाया है, कोई बात नहीं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें परचेजिंग हमें कहाँ से करेंगे। परचेजिंग में हमें एरिया पता होना चाहिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, इंडस्ट्रियल एरिया है। यानी कि जैसे कि हिमाचल में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि मेडिसिन को बनाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और वहाँ से डायरेक्ट जो मेडिसिन उठाई जा सकती हैं। सोर्सेज क्या हो सकते हैं? रिटेलर्स हो सकते हैं, होलसेलर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जहाँ पे दवा बनती है, और उसके बाद आता है होलसेलर, जहाँ पे होलसेल में दवाइयाँ खरीदी जाती हैं। रिटेलर यानी कि ऐसी शॉप्स एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और हर्बल, इस प्रकार से 3 प्रकार की दवाइयाँ होती हैं जो कि दी जा सकती हैं। तो सबसे बेस्ट होता है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर से दवाइयाँ लेते हैं तो आप फार्मासिस्ट को ये पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग से जब आप दवाइयाँ खरीदते हैं तो उससे स्टॉकिस्ट और रिटेलर के बीच में काफी सारा मार्जिन होता है। एटलीस्ट सर ये वाला बंद खोलिएगा, जैसे बंद रहने दीजिए। एक अच्छे फार्मासिस्ट को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी फार्मेसीज हैं, ज़्यादातर उसमें कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और कंप्यूटर से ही आपको अपना स्टॉक मेंटेन करना है, मेडिसिन को लिखना, उनको उनकी काउंटिंग रखना। फार्मेसी सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। ड्रग कैटेगरी, यानी कि बहुत सारी कैटेगरी ऑफ ड्रग्स होती हैं। ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं, जैसे कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि आप ओवर द काउंटर सेल कर सकते हैं, और कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं सेल कर सकते हैं, और कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो कि अपने बच्चे होते हैं उनके वो शायद रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं कि कौन सी ड्रग्स आप पेशेंट को दे सकते हैं। नार्कोटिक्स जैसे कि कीटामीन है, ट्रेमाडोल है। कीटामीन, ट्रेमाडोल, एनेस्थीसिया ड्रग्स के बारे में शायद आप लोगों को पता होगा। एनेस्थीसिया ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि अक्रॉस द काउंटर नहीं दी जा सकती, जो कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली डॉक्टर के ये एक कैटेगरी है ड्रग्स की जिसमें कि सूचर्स आते हैं। एब्जेल आप हॉस्पिटल में हुआ होगा, तो बहुत सारे सर्जिकल आइटम्स हैं जो कि आप कभी भी ड्रग अगर आप डिस्पेंस करते हैं तो
आपको उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है वो देखनी है कितना एमआरपी है, प्लस उसका होता है कि 3 years आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो वो चीजें आपको पढ़ करके समझ करके तभी अपने पेशेंट को देनी है। रिपोर्टिंग इन हैंड स्टॉक, एक्सपायरी रिपोर्ट, प्रॉफिट रिपोर्ट, राइट। आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए इन हैंड स्टॉक, यानी कि कितनी मेडिसिन आपकी फार्मेसी में है और कितनी मेडिसिन आपकी खत्म हो चुकी है या फिर उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है। एंड एक्सपायरी रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। जैसे किसी ड्रग को एक्सपायर इसी महीने में होना है, दिसंबर में होना है, तो एक अपने डॉक्टर को या अपने प्रोवाइडर को आपको वो एक्सपायरी रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होती है कि हाँ ये ड्रग दिसंबर एंड में एक्सपायर हो रही है। तो उसको बिफोर हैंड अगर आप उस डॉक्टर को अपने डॉक्टर को एक्सप्लेन करेंगे तभी उस ड्रग को एक्सपायर होने से आप बचा पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओपीडी पेशेंट्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पेशेंट डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे ही होना चाहिए कि डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन आपको पढ़ना आना चाहिए। कई बार प्रेस्क्रिप्शन में हम लोग लिख देते हैं बीडी। बीडी मीन्स, बीडी को बताएगा क्या मतलब होता है? अगर मैंने लिख दिया कि टैबलेट ब्रांडेड 150 mg बीडी, इसका कोई बताएगा आंसर क्या होता है? हाँ बताइए। वेरी गुड। सुबह शाम 2 टाइम की एक टाइम, हाँ बीडी, एक गोली सुबह एक गोली शाम। ओके। टीडीएस का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। ओके। एसओएस का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। उसके बाद एचएस का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। कांग्रेचुलेशन सर, बच्चे आपके काफी ब्राइट हैं। ज्यादातर लोग जो है नहीं समझ पाते हैं, हम लोग जल्दी से लिखते हैं एचएस एसओएस, तो कंफ्यूज रहते हैं इसको कितना देना है, या वो एसओएस में वो 10 दिन लिख दिया तो 10 दिन कंटिन्यूसली इसको पता चला पैरासिटामोल दे ही रहे हैं, बुखार आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो। तो दिस इज वेरी गुड कि आप लोगों को ये सिलेबस पता है और ये सिलेबस आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि वो कॉमनली यूज होता है। ओके, तो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग सेलिंग, क्रेडिट ड्रग सेलिंग टू व्हाट पेशेंट्स। आईपीडी पेशेंट्स में क्या है? आईपीडी पेशेंट्स में आपको क्रेडिट पे दवाइयां देनी आनी चाहिए, जैसे कि हमारे वर्किंग पे चलता है कि पेशेंट का को क्रेडिट पे दवाइयां दी जाती हैं। ड्रग सेलिंग फॉर पैकेज डील फॉर पेशेंट्स, ये भी पता होना चाहिए कि कई बार हम लोग पैकेजेस बनाते हैं कि कोई ऑपरेट करना है पेशेंट को, कोई सर्जरी प्लान है तो उसका एक दवाइयों के साथ उसका एक पैकेज बन जाता है। उस पैकेज में जितनी मेडिसिन उसको देनी है, एक सेट होता है मेडिसिन का, उतनी ही दवाइयां उसको हमें उस पेशेंट को उसकी उस सर्जरी के लिए प्रोवाइड करानी है और वही हर पेशेंट में चलती है अनलेस अनटिल कोई एक्सेप्शनल ड्रग की रिक्वायरमेंट हो। नाउ रीडिंग ड्रग लेवल्स, ये भी बहुत जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग पे कौन सी वार्निंग्स हैं। किसी ड्रग पे वार्निंग्स लिखी होती है कि ये दिस इज स्पेशली फॉर एक्सटर्नल यूज या ये इस यूज के लिए है, वो आपको पता होनी चाहिए। एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ इमरजेंसी ड्रग्स, यानी कि आप फार्मासिस्ट हैं तो आपको जरूर इस बात का आप ही को ख्याल होना चाहिए, ये आप ही की जिम्मेदारी है कि आपकी जो इमरजेंसी ड्रग्स हैं वो आपकी फार्मेसी में अवेलेबल होती हैं। इमरजेंसी ड्रग्स की लिस्ट आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए, जो एट्रोपिन है, एड्रेनलिन है, नॉन एड्रेनलिन है और प्राइमाकॉर्ड है, इस टाइप की जो दवाइयां हैं जो कि बहुत इमरजेंसी में यूज होती हैं वो आपके पास होनी चाहिए। क्लोज कोऑर्डिनेशन, क्यों? क्योंकि जब एक डॉक्टर किसी पेशेंट को दवा प्रिस्क्राइब करता है तो वो उसकी हिस्ट्री लेता है, हिस्ट्री में वो उसको उसकी कोमॉर्बिड कंडीशंस को एलिबरेट करता है, उसके बारे में पूछता है और उसी से संबंधित दवाइयां, जो जरूरी दवाइयां हैं जो उस कंडीशन को देखते हुए वो लिखता है। जो कंडीशंस है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, डायबिटीज है, एपिलेप्सी है, प्रेग्नेंट वुमन। जैसे डायबिटीज पेशेंट को आप जो है शुगर वाला सिरप नहीं लिख सकते, ठीक है, उसको हमेशा अगर आपको आयरन देना है तो आप उसको टैबलेट फॉर्म में देंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी शुगर्स हैं, आप उसका कहीं ना कहीं उसका शुगर का लेवल बढ़ाते हैं। प्रेग्नेंट वुमन एक बहुत बड़ा ये इशू है कि प्रेग्नेंट वुमन है तो कभी भी अगर किसी फीमेल को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या मेडिसिन ओवर द काउंटर आप लेने की कोशिश, पीडियाट्रिशियन उसके वेट और उसकी एज से निकालते हैं और उस कैलकुलेशन के आधार पर या जो कि आईवी यूज करने के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। ऐसा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है जो हम गाय में यूज करते हैं, उसका नाम है कार्बोक्रॉस। इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं और उसको आईवी नहीं, कोई भी ऐसा इंजेक्शन या कोई भी दवा दे रहे हैं तो उसका आईवी यूज आप
या तो पूछें या तो फिर पूछने के बाद इंश्योर होने के बाद डॉक्टर की सलाह पर ही उसके प्रिस्क्रिप्शन पर ही दें। इन ड्रग फ्रीक्वेंसी एंड रूट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कितनी बार कौन सी दवा खानी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम की भी आती है, पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम की भी आती है और पैरासीटामोल 1000 मिलीग्राम की भी आती है। ये डिपेंड करता है सिवियरिटी, पेशेंट की सिवियरिटी कितनी है फीवर की और उसका कितनी मिलीग्राम पे कितना फीवर उसका डाउन हो रहा है, उसकी टेम्परेचर की ग्रेड कितनी है या उसकी कॉज ऑफ फीवर क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि हमें कितने मिलीग्राम का पैरासीटामोल देना है। क्योंकि एक छोटा सा पैरासीटामोल भी आपको, आपके पेशेंट को या आपसे दवा लेने वाले को परेशानी में डाल सकता है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल गिविंग एनी ऑफ द ड्रग टू द पेशेंट। एक बात की बात है सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी यहाँ हमारे वर्ग की बात है कि ये एक दवा मैंने लिखी, मैंने लिख दिया बीटाडीन वजाइनल टैबलेट। बीटाडीन वजाइनल टैबलेट मैंने लिख दिया। यूजुअली हम लोग जब हिस्टेक्टमीज करते हैं, बच्चेदानी का ऑपरेशन करते हैं, तो हम लोग बीटाडीन वजाइनल टैबलेट एक घंटे डलवाते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि गांव का पेशेंट है, वो उतना हाइजीन मेंटेन नहीं करता है। तो वी टेल हर टू इंसर्ट बीटाडीन सपोजिटरी वंस एवरी नाइट फॉर 1 मंथ। तो 10-15 दिन के बाद मैंने एक हिस्टेक्टमी करी तो पेशेंट आई, उसको बहुत गैस्ट्रिक इरोजन था, बहुत ज्यादा अजीब टाइप की उल्टियां, बेल्चिंग, रिफ्लक्स। तो आई वाज वंडरिंग कि इसमें पहले गैस्ट्रिक वाली कोई चीज, तो इसको कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, तो व्हाई शी इज डेवलपिंग सच सिम्पटम्स, ऐसा क्यों हो रहा है इसको। तो फिर मैंने 1-2 बार तो मेरे पास आई, मैंने एंटासिड्स वगैरह दिया, नहीं कंटिन्यूसली उसको बेल्चिंग और रिफ्लक्स और बहुत ज्यादा वॉमिटिंग की प्रॉब्लम। तो आज मैंने उसका पर्चा दोबारा से रिव्यू किया और मैंने देखा, मैंने उससे पूछा तो ये बीटाडीन वजाइनल टैबलेट का तुम क्या करती हो, तो बोलती मैं रोज एक गोली खाती हूँ रात में। तो देखो ऐसी यही बात होती है कि बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो कि ओरल यूज के लिए होती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो कि आपके एक्सटर्नल यूज के लिए होती है, रेक्टल यूज के लिए होती है, वजाइनल रूट के लिए होती हैं। उन मेडिकेशंस को, उन पर्चों को बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ना है, क्योंकि उसमें डॉक्टर ने कहीं जरूर लिखा होता है फॉर वजाइनल यूज या फॉर पर वजाइनल एप्लीकेशन। तो अगर आप वजाइनल टैबलेट को किसी पेशेंट को ओरल खिला दोगे तो पेशेंट को सीवियर गैस्ट्राइटिस डेवलप होगी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सिर्फ बीटाडीन पढ़ लेने मात्र से बीटाडीन डॉक्टर डालते हैं जो कि इंटेंस स्क्रबिंग के काम आता है। बीटाडीन का माउथ गार्गल भी होता है, जिसको जैसे कि आप गार्गल करते हो। बीटाडीन का ऑइंटमेंट भी होता है जिसको कि घाव पे लगाया जाता है। बीटाडीन वजाइनल टैबलेट्स भी होती है जो कि वजाइनल एनेस्थेटिक ड्रग्स भी देते हैं। तो यू शुड नो कि बहुत ज्यादा वैरायटी है इंडिया। कितने लोगों ने बताया? आ जाओ। Second question है, an effective hand sanitizer contains at least this percentage of alcohol to kill the coronavirus and germ। यानी कि एक सैनिटाइजर में लगभग कितने प्रतिशत अल्कोहल होना जरूरी है? एक लोग को बता दें जिसको आंसर पक्का पता हो, जो बता चुका वो ना बताए प्लीज। Any guesses? सबसे ज्यादा कितना? अब सारे हो गए। हाँ 60%। नेक्स्ट नोवल कोरोना वायरस इज द सेम एज कोविड-19। कोरोना वायरस और कोविड-19 ये दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों एक ही चीज है या दोनों में मतलब ये है और ये है? क्या है दोनों में? दो कोरोना वायरस क्या है और कोविड-19 क्या है? वेरी गुड, प्लीज कम।
कोरोना वायरस एक वायरस है और कोविड-19 एक बीमारी है, राइट? क्या नाम है आपका? शहबाज अली। कहाँ के रहने वाले हैं? अली। Congratulations. तो इसी के साथ इंग्लिश तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसी के साथ ही अब मैं इस प्रेजेंटेशन को एंड करती हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ आपके फार्मेसी जी के लिए, और थैंक्स करती हूँ मैं सर आपका और संतोष सर का और अमित जी का और यहाँ पे प्रेजेंट सभी लोगों का, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, यहाँ पे आप लोगों के सुनने का, बात करने का मौका दिया। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Now I would like to call Amit sir for vote of thanks. थैंक्स मैम, आपने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छी तरीके से कि फार्मेसी की इम्पोर्टेंस क्या है, एक फार्मासिस्ट को क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए और उसके महत्व क्या है उसका, ये बहुत अच्छी तरीके से आपने बता दिया। मैं एक बार चाहूँगा आप सभी लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हम लोगों के लिए शरीर आपका आपने किया, ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि आप हमारे साथ हैं। और जैसा कि मैडम ने बहुत सारी चीज़ें बताई, उसमें कभी वो पेस्टिसाइड्स की बात कर रहे थे आप, मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, तो उसकी एक फ्लूकोनाजोल की जो वैज्ञानिक पेस्टिसाइड आती थी, एक जेवर जगह है, तो वहाँ एक डॉक्टर डेंटिस्ट थे, वो लिख रहे थे उसको। नया प्रोडक्ट का लॉन्च हुआ था और वो कम से कम 15-20 डिब्बे हर महीने के मंगा रहे थे। तो हम लोगों को दिल्ली में बैठ के पता नहीं चला था कि ये प्रोडक्ट जा कहाँ रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है जेवर में। तो पता लगाते लगाते पहुंचे, स्टॉकिस्ट से पता किया कि ये प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है। पहुंचे वहाँ पे जाके, तो डॉक्टर साहब से पूछा कि सर आप कैसे यूज करते हो? तो बोले हम इसको ओरल यूज कराते हैं, तो वही फंगल इन्फेक्शन होता है उसको यूज कराते हैं। तो हमने उनको समझाया कि सर ये वैज्ञानिक पेस्टिसाइड है, मतलब बीइंग ए फार्मासिस्ट हमें उनको समझाना चाहिए, लेकिन एज ए बिजनेस में वो हमारे लिए अच्छे थे, बट बीइंग ए फार्मासिस्ट हमने उनको बताया कि वैज्ञानिक पेस्टिसाइड है। बोले अच्छा, इसीलिए हम सोच रहे थे पेशेंट के अंदर मुझे झाग आने लगता है। तो वो उनको पता ही नहीं था कि कैसे यूज करना है। दूसरा एक मैडम ने भी बताया था कि आप बीआईडी के बारे में पूछा था, तो ये बहुत जरूरी है कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हो बीआईडी, टीडीएस या क्यूआईएस लिखा है, आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे बताना है इसको। एक उदाहरण अपने हॉस्पिटल का ही बताता हूँ। एक अंकल जी आए, बोले मेरे पेट में बहुत परेशानी हो रही है, इससे गैस बन रही है। डॉक्टर साहब से डिस्क्रिप्शन लिया, बोले आपने कहा था सुबह शाम लेना है, अभी सुबह भी गया, अभी शाम को भी गए। अंकल जी का नाम भी समझ गए होंगे आप कौन, अपने पापा अंकल। अब तो ये पेशेंट को बताना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से मेडिसिन लेनी है। रेगुलेशन है, आपको 5 ml लेना है, 10 ml लेना है, 15 ml लेना है, कितना लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके बारे में मैडम ने तो बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। मैं बस इतना ही कहूँगा कि यहाँ पे जितने लोग एकत्रित हुए हैं, आप लोग कुछ यहाँ से सीख के जाएं, यहाँ से कुछ सक्सेस होने के लिए पढ़ाई करके जाएं, केवल पास होने के लिए पढ़ाई ना करें। अगर जो सक्सेस होने के लिए जब आप पढ़ाई करते हैं तो रास्ते खुल जाते हैं, आदमी विचार करने लगता है कि हमें जिंदगी में क्या करना है, कैसे करना है, और उसके लिए रास्ते खोजना शुरू कर देता है। जब आप केवल पढ़ाई में पास होने के लिए करते हैं तो आपका एक दायरा निश्चित हो जाता है कि आपको बस जिंदगी में इतना ही करना है। जिंदगी बहुत बड़ी है, ये 4 साल, ये 2 साल डिसाइड करेंगे कि आप आगे 50 साल आपकी जिंदगी कैसी होने वाली है। और जिस सीट पे आप बैठे हैं, यहाँ पे केवल अकेले आप नहीं बैठे हैं, यहाँ पे आपके माँ बाप के सपने भी आपके साथ बैठे हुए हैं, आपके माँ बाप की ख्वाहिशें बैठी हैं, आपके माँ बाप ने जो नहीं कर पाए हैं वो सपने आपके अंदर देख रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने सपनों को अपने बच्चों में देख रहे हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने माँ बाप के सपनों के, उनके ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी को इसमें लगा दें। और जब आप अपनी जिंदगी को इसमें लगा देंगे तो निश्चित ही ऐसा कोई आदमी नहीं जो सक्सेस ना हुआ होगा, जो उसने सोच लिया है कि मुझे सक्सेस होना है। कुछ लोग होंगे जिनके पास साधन बहुत नहीं होंगे, पैसा बहुत नहीं होगा, ये साधन विहीनता कभी ऐसा नहीं कारण बन सकती कि आप असफल हो जाएं। अगर इस साधन विहीनता से असफल होने की बात होती तो कभी
एकलव्य का वो महान धनुर्धर नहीं बन सकता था, अगर धनुर्धर बनता तो अर्जुन बनता, क्योंकि उसके पास सारे साधन थे। जब दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर एकलव्य बन सकता है केवल दृढ़ संकल्प के द्वारा, तो आप भी सब कुछ पा सकते हैं केवल अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा। भगवान राम के असुर को रोकने वाले दोनों बच्चे एक जंगल में एक कुटी में रहते थे। केवल उनके अंदर दृढ़ संकल्प था कि इस घोड़े को हम रोक सकते हैं, तो उन्होंने रोक के दिखाया। जब आप अपनी जिंदगी में सोच लेते हैं कि हमें ये करना है और कैसे भी करना है, उसके लिए रास्ता हमें सोचना है, तो आप वो सब चीज हासिल कर सकते हैं जो आप अपने अंदर विचार करते हैं। एक छोटे से विचार को पैदा कीजिए, वो विचार आपकी आदतों को पैदा करेगा, उससे आपके कर्तव्य निश्चित हो जाएंगे, और जैसे कर्तव्य निश्चित हो जाएंगे वैसे आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो आपकी छोटी सी किस्मत को आपको एक विचार जो है वो बदल सकता है। आप वो विचार लेके जाए यहाँ से कि मुझे कुछ जिंदगी में करना है, मुझे जिंदगी को सक्सेस बनाना है, और वो बना के जाएंगे। एक बार मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और खासकर मैं डॉक्टर सिल्पी श्रीवास्तव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो यहाँ आई और उन्होंने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।